चलिए आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार आपकी अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में बहुत लंबे समय के बाद फिर से मैं अपने इस ऑनलाइन चैनल पर मैं आया हूं। चूँकि कुछ कारणवश से हम नहीं आ पा रहे थे, तो आज जो हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से आपको हम आज जो विषय लेकर के आए हैं वह साइंस का है। और साइंस में भी हमने उस सेक्शन को चुना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि परीक्षा में जहाँ से एग्जामिनेशन में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा कवर करना चाहिए, ताकि हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है कवर हो सके और उन क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा फोकस भी रखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर होगा वह जीवों का वर्गीकरण। और जैसा आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वह सिविल एग्जामिनेशन हो या डिफेंस का एग्जामिनेशन हो, यूँ कहे तो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसमें भी जीवों के वर्गीकरण संबंधित क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। और इस चैप्टर में जो जीवों का वर्गीकरण चैप्टर है वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि मेरे द्वारा जो है आपको इस चैप्टर से यानी जीवों का वर्गीकरण संबंधित से कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए आप देखते हैं जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण जैसा कि आप सभी जो जानते हैं कि जीवों का वर्गीकरण में सबसे बड़ा अगर किसी विद्वान का या वैज्ञानिक का नाम है तो वह कैरोलस लिनियस का है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और लिनियस जो है स्वीडिश वैज्ञानिक है। तो एक बात मेरे दिमाग में उठता है, शायद आपके भी दिमाग में इस चीज़ को उठना चाहिए कि क्या कैरोलस लिनियस ने जो वर्गीकरण किया, क्या उनके पहले किसी अन्य विद्वान ने जीवों का वर्गीकरण किया या नहीं। तो देखिए, जैसा आपको हम बता दें कि जीवों का वर्गीकरण के संबंध में जो लिनियस थे, लिनियस से पहले भी प्रयास किए गए और बाद में भी प्रयास हुए। बशर्ते लिनियस का जो प्रयास था वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक था। इसीलिए लिनियस का जो प्रयास है, लिनियस के प्रयास को आधार मानते हुए बाद में भविष्य के जो बाद के जो विद्वान हुए उसको आगे करते गए। तो लिनियस के पहले जो है कौन कौन है, यहाँ पर हम उसको देखना है। लिनियस, कैरोलस लिनियस, इस नाम को आप याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार पूछा गया है कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस। इन्हें क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता। अब यहां पर कैरोलस लिनियस से पहले कौन कौन से विद्वान का प्रयास था। तो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण का पिता कहा था और इनका जो वर्गीकरण था वह दो जगत में था। एक हमारा पादप जगत, दूसरा हमारा जो है जंतु जगत। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दो बातें नजर आ रही, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो द्वि जगत सिद्धांत, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि द्वि जगत सिद्धांत किसने दिया, तो द्वि जगत सिद्धांत हमारे कैरोलस लिनियस ने दिया। तो इसको आप कह सकते हैं द्वि जगत सिद्धांत भी कह सकते हैं। लिनियस के बारे में क्या कह सकते हैं, द्वि जगत सिद्धांत। इसको ध्यान रखना होगा, द्वि जगत सिद्धांत। नोट कर ले, नोट में द्वि जगत सिद्धांत। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि द्वि जगत सिद्धांत ही पूछेगा तो किसका नाम आएगा, कैरोलस लिनियस का। अब द्वि जगत के सिद्धांत के बाद जो लिनियस जो द्वि जगत दिए, उनके बाद जो है आर.एच. व्हिटेकर का महत्वपूर्ण नाम आता है, आर.एच. व्हिटेकर। तो दूसरा नाम हमें ध्यान रखना है यहां पर, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर का नाम जो आता है वह मुख्य रूप से
जो कह सकते हैं क्लासिफिकेशन में उन्होंने 5 जगह सिद्धांत दिया था, है ना। 5 किंगडम सिद्धांत जो है हमारे आर.एच. हिटेकर साहब ने दिया था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि आर.एच. हिटेकर ने क्या दिया, 5 जगत सिद्धांत, 5 जगत सिद्धांत। तो ये दोनों से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 5 जगत सिद्धांत किन्होंने दिया, तो आर.एच. हिटेकर ने। 2 जगत सिद्धांत किसने दिया, तो कैरोलस लीनियस ने। अब कैरोलस लीनियस के बारे में ये भी पूछा जा चुका है कि कैरोलस लीनियस किस देश के वैज्ञानिक थे, तो स्वीडिश, वह स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। चलिए, अब एक बात यहाँ पर दिमाग में आपके भी आना चाहिए और मेरे भी दिमाग में उठता है, तो हम आपको बता रहे हैं। चूंकि ये जो 5 जगत सिद्धांत है और इन्होंने 2 जगत सिद्धांत दिया, इसके बीच में जो 3 जगत होगा, 4 जगत होगा, उसको कौन कौन विद्वान ने दिया, तो उन विद्वानों का भी नाम हमें याद रखना चाहिए। जैसे एक नाम आता है अर्नेस्ट हैकल का, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने प्रोटिस्टा को जोड़ा था, प्रोटिस्टा जगत। इसी को ध्यान रखिएगा कि प्रोटिस्टा जगत को 5 किंगडम में शामिल करने वाले कौन थे, तो अर्नेस्ट हैकल। उसके अलावा एक नाम और आपको हम बता दें, कूपलैंड। ये भी नाम आपको याद रखना होगा, कूपलैंड। मोनेरा जगत। तो अगर आप अपने आप को यहां से देखिए पूरी तरह स्क्रीन पर, तो 5 जगत पूरा क्लियर हो रहा है। पादप जगत 1, जंतु जगत 2, फिर प्रोटिस्टा 3, कूपलैंड के द्वारा मोनेरा जगत 4। अब आर.एच. हिटेकर ने 5 जगत सिद्धांत दिया, तो इन्होंने क्या दिया, तो आर.एच. हिटेकर के द्वारा जो दिया गया था वह मुख्य रूप से 5 जगत सिद्धांत में सिर्फ फंजाई को जोड़ दिया गया था, कवक को जोड़ा गया था। तो यहां पर हम लिख देते हैं आर.एच. हिटेकर के बाद 5 जगत में पहला था पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। देखिए, एक सीक्वेंस में आप इसको अगर लेके चले तो पूरी तरह से आप अपने को कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं। और कॉन्सेप्ट कभी भी, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जीवों का वर्गीकरण, तो इसमें क्या किसके नाम, किन किन नामों को याद रखना है, तो जीवों के वर्गीकरण में हमें जो नाम याद रखना है वह है कैरोलस लीनियस का। अब बात है कि कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण किया वो कितने भागों में किया, तो 2 भागों में। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो दिया गया था वह 2 जगत सिद्धांत था, पादप जगत और जंतु जगत। ये तो क्लियर हो गया। दूसरे हमारे पास जो है, हमारे पास आते हैं कि एक तीसरा जगत। तो तीसरा जगत जो है, 3 जगत का सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल ने दिए। अर्नेस्ट हैकल जो थे, अर्नेस्ट हैकल ने क्या जोड़ा, तो प्रोटिस्टा जगत को जोड़ा। तो प्रोटिस्टा का नाम आप सुने होंगे। अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि प्रोटिस्टा का संबंध किससे है, तो अर्नेस्ट हैकल से। तो तीसरा जगत अर्नेस्ट हैकल हो गया। चौथा कूपलैंड या मोनेरा जगत को, तो कूपलैंड का जो संबंध है वो किससे है, मोनेरा से। अब 5वां, 4 तो ऑलरेडी हो गया, 5वां हमारा जगत बचता है कवक यानी फंजाई। तो फंजाई को किसने जोड़ा, आर.एच. हिटेकर महोदय ने। तो आर.एच. हिटेकर महोदय ने सिर्फ और सिर्फ कवक को, यानी कहे तो हम फंजाई को ऐड किया, और उनके ऐड करने के बाद जो 4 ऑलरेडी थे, पादप जगत, जंतु जगत, फिर हमारा जो है प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये 4 जगत ऑलरेडी थे, सिर्फ फंजाई को उन्होंने जोड़ा, और इस प्रकार से कितना जगत हो गए, 5 जगत हो गए। तो 5 जगत का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा जो कॉन्सेप्ट में आया, तो वह है आर.एच. हिटेकर। 2 जगत लीनियस, 3 जगत हैकल, 4 जगत मोनेरा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से पूछा जा चुका है। कूपलैंड भी एक बार पूछा गया था कि जो हमारा मोनेरा है, मोनेरा जगत को किसने कॉन्सेप्ट दिया था, तो यह कूपलैंड है। अब आइए, ये 5 जगत के बाद आपको एक बात, थोड़ा सा इसके हम इतिहास में जाते हैं।
जो वर्गीकरण का जो इतिहास है उसमें चलते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास को भी जान लेते हैं, सामान्य जानकारी भी होना चाहिए कि वर्गीकरण का इतिहास कैसा रहा, वर्गीकरण के लिए प्रयास में कौन कौन सा विद्वानों ने और योगदान दिया। तो लिनियस से पहले, जो हमारे कैरोलस लिनियस है, उनसे पहले इस वर्गीकरण में बहुत सारा विद्वान का योगदान था, जैसे अरस्तु का भी वर्गीकरण में योगदान है। उसके बाद अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस, डेमोक्रिटस, जो उनके शिष्य हैं अरस्तु के, थियोफ्रेस्टस, डेमोक्रिटस, इन शिष्यों का भी, यानी अरस्तु और साथ साथ उनके शिष्यों का भी इस वर्गीकरण में प्रयास रहा। उसके बाद प्लिनी द एल्डर, जॉन डे, इन सब विद्वानों का ही प्रयास रहा, लेकिन उनका प्रयास उतना जो है सार्थक नहीं माना गया। अंत में वैज्ञानिक प्रयास किसको माना गया? कैरोलस लिनियस को। लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए उसको हमें याद रखना चाहिए। जैसे अरस्तु जो यूनानी दार्शनिक थे, यूँ कहें तो अरस्तु को बहुत सारे माने सम्मान प्राप्त है। और बहुत सारे विषयों में उनको जो है जनक भी कहा जाता है। विज्ञान का तो जनक कहा जाता है ना, जंतु जगत का भी जनक कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का भी। तो अरस्तु जो थे, अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण के प्रयास में उन्होंने 2 समूह वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए, हम इसको मिनट से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अरस्तु, इन नाम को आप ध्यान रखिए। सॉरी, थोड़ा कम चल रहा है डार्क। अरस्तु ने क्या किया था? 2 समूह। एक समूह था कॉलियोप्टेरा, और दूसरा समूह हुआ डिप्टेरा। तो 2 समूह में, एक कॉलियोप्टेरा समूह और दूसरा डिप्टेरा समूह में माने बांटे थे जीवों को। किन्होंने? अरस्तु ने। तो एक कॉलियोप्टेरा क्या था? तो छोटे आकार वाले जो थे, छोटे आकार वाले जीवों का समूह था। यहाँ नोट कर लेंगे हम लोग कि छोटे आकार वाले जीव का समूह, छोटे आकार वाले जीव। और डिप्टेरा जो था वह बड़े आकार वाले। देखिए कितना आसान है। अरस्तु ने भी वर्गीकरण किया। तो अरस्तु का वर्गीकरण किन समूह में? तो 2 समूह में। वह 2 समूह कौन है? एक समूह का नाम याद रखना है कॉलियोप्टेरा, और दूसरा समूह का नाम रखना है डिप्टेरा। तो कॉलियोप्टेरा क्या है? वह छोटे जितने भी छोटे जीव थे, उन छोटे जीवों को उन्होंने एक समूह बनाया और उसका नाम कॉलियोप्टेरा दिया। और बड़े जंतु जो थे, जिनका बड़े समूह में रखा और उसका नाम डिप्टेरा दिया, तो इनका भी नाम आता है। उसके बाद थियोफ्रेस्टस, इस नाम को आप बता देते हैं। थियोफ्रेस्टस जो अरस्तु के शिष्य थे, तो उन्होंने, अरस्तु के शिष्य थे, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति जगत का पिता भी कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस ने भी जो है वर्गीकरण में प्रयास किए थे। और उसके बाद प्लिनी द एल्डर, जो बहुत ही फेमस नाम है, प्लिनी द एल्डर नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक भी माने जाते हैं। तो प्लिनी द एल्डर ने भी जो है प्रयास किया। और उसके बाद एक विद्वान का नाम आप याद रखेंगे, जॉन डे। तो कुछ विद्वान का नाम आपको इसको मिटा दे। चलिए यहां पर आप आइए। तो हमें याद रखना था, पहला नाम जो हम लोग चर्चा में थे, फिर से हम लिख देते हैं, अरस्तु, कॉलियोप्टेरा, डिप्टेरा। छोटे समूह, बड़े आकार वाले जीव।
छोटे आकार कर लें, बड़े आकार वाले जीव। दूसरा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस वनस्पति जगत के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 480 पादप प्रजाति का समूहीकरण किया, समूहीकरण। इनकी पुस्तक का नाम अगर आप जानेंगे तो नेचुरल जो है, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका है। उसके बाद तीसरा नाम जो आता है प्लिनी द एल्डर। नेचुरल हिस्टोरिका। चौथा नाम आप महत्वपूर्ण है इनका भी रखेंगे, जॉन डे। जाति शब्द का प्रयोग पहला बार किया, जाति शब्द। जाति का मतलब यहां पर स्पीसीज होगा, जाति का मतलब याद रखेंगे स्पीसीज। स्पीसीज शब्द का प्रथम बार प्रयोग। उसके बाद हमें नेक्स्ट आपको बताएं, चौथा के बाद जैसे हमारे अन्य विद्वान में तो इन सब का प्रयास जो था सार्थक था, परंतु उतना मान्य नहीं हुआ। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, प्लिनी द एल्डर, जॉन डे, इनका मान्य नहीं हुआ। लेकिन इनका प्रयास ऐसा था कि हम भूल भी नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें भी याद रखना चाहिए। अरस्तु ने क्या किया था, कॉलेप्टेरा, डिप्टेरा, ये याद ध्यान रखना है। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, 480 पादप प्रजातियों का समूहीकरण किया। नेचुरल हिस्टोरिका बुक को भी जो है तो नेचुरलिस्ट जो है, नेचुरलिस्ट एक पुस्तक थी इनकी, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। तो यह जो है प्लांटेरम, प्लांटेरम, नेचुरलिस्ट प्लांटेरम नाम लिख देते हैं, प्लांटेरम, 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 इनकी बुक का नाम था प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 480 पादप प्रजातियों का वर्गीकरण किया। प्लिनी द एल्डर, नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बाद जॉन डे, स्पीसीज जाति शब्द का पहला बार प्रयोग किए। तो प्लांटेरम जो है, नेचुरल प्लांटेरम किसकी रचना है, तो थियोफ्रेस्टस का। अब इन्होंने क्या किया था, 480 पादप प्रजातियों का जो है वर्गीकरण किया है। प्लिनी द एल्डर, नेचुरल हिस्टोरिका लिखे। जॉन डे, जाति शब्द का प्रयोग किए। इसको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, परंतु लिनियस और आर.एच. हिटेकर तो कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो लिनियस को और हिटेकर महोदय को भूलना नहीं है। अब आइए, ये जो है बड़ी कर्ण का जो हम विद्वानों का नाम पढ़ लिए, अब देखेंगे कि बड़ी कर्ण का जो पद्धति है वह कैसे किया जाता है। चलिए तो बड़ी कर्ण की पद्धति को देखेंगे। अब भाई एक नाम आपको और भी ध्यान रखना होगा, कार्ल वाइस का। कार्ल वाइस का, कार्ल वाइस जो जर्मन वैज्ञानिक है, इन्होंने पूरे जीवों को दो भागों में बांटा। एक सब प्रोटोजोआ और दूसरा उन्होंने बताया सब
प्रोटोजोआ। देखिए सब प्रोटोजोआ में वैसे जीवों को उन्होंने रखा जिसको एक कोशिकीय कह सकते हैं, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। दूसरा हमारा है सब मोटोजोआ। तो सब मोटोजोआ में क्या रखेंगे, बहुकोशिकीय। तो बहुत इसको भी मैंने ध्यान रखना है कि किन्होंने एक कोशिकीय वर्ग और बहुकोशिकीय वर्ग बांटा, तो वह थे कार्ल वाइस ने सब प्रोटोजोआ और सब मोटोजोआ वर्ग में। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा जो 5 जगत में जो सिद्धांत दिया गया था, 5 जगत सिद्धांत में हम लोग सभी जगत को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जगत है, किंगडम है, ऐसे हर किंगडम अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वो प्लांट किंगडम हो या हमारा एनिमल किंगडम हो या मोनेरा किंगडम हो, प्रोटिस्टा किंगडम हो या फंजाई किंगडम हो। पाँचों के पाँचों किंगडम हमारे लिए पढ़ना ही पढ़ना है। तो पाँचों किंगडम में सबसे पहले अगर हम देखें, ये 5 किंगडम में अगर हम देखते हैं, जो देखिए जंतु किंगडम, जंतु जगत। अब इस जंतु जगत में जगत के बाद हमारा होता क्या है, उसके बाद विभाजन होता है जंतु जगत का संघ में, संघ के बाद वर्ग में, वर्ग के बाद गण में, गण के बाद हमारा कुल या वंश, एक ही साथ लेंगे। उसके बाद आएंगे तो किस में आएंगे, जाति में। तो वर्गीकरण में सबसे निचले पायदान पर वर्गीकरण कहा जाए कि यानी क्लासिफिकेशन में सबसे जो नीचे का जो पद क्रम है, यानी सबसे निचला पद क्रम है तो क्या है, जाति है। और सबसे ऊपरी जो क्रम है वो क्या है, जगत है। यानी जगत के बाद क्या होगा, संघ, फिल्म, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, उसके बाद कुल या वंश, उसके बाद हम आते हैं जाति में। अब जाति में हम देखते हैं तो हमारा जो ये सबसे अंतिम में आता है जाति। तो ये हुआ क्या कि जाति जो है किसी भी जीव का एक माने प्रायः एक जाति संबंधित होती है। कोई भी जीव होगा तो किस संबंधित होगा, जाति से। उस जाति के बाद उसका अगला क्रम क्या होगा, तो वंश होगा या कुल होगा। उसके बाद क्या होगा, गण होगा। तब उसके बाद क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं मनुष्य का। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, जैसे यहाँ मनुष्य वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, इसको क्रसिव करके लिख लो, होमो सेपियंस। अब यहाँ सेपियंस जो है वह किसको दर्शाता है, जाति को। और होमो क्या दर्शाता है, कुल या वंश को। तो किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम में जो अंतिम उसकी जो पद कह सकते हैं वर्ड है, वर्ड का समूह है, तो वह किसको दर्शाता है, जाति को। और उसके पहले वाला क्या दर्शाता है, वंश या कुल को। अब एक बात देखेंगे कि जो ये जाति होती है, प्रजाति होती है, तो पहला जो तो जगत है, जगत के बाद हमें जो है सबसे लास्ट है वह है जाति। तो जगत की तो हम क्लियर हो गए, 5 जगत हैं। 5 जगत के बाद दूसरा हम संघ देखेंगे। तो संघ में क्या होता है, जैसे जंतु जगत, तो जंतु जगत भी कई संघों में बटा हुआ है, पादप जगत भी कई संघों में बटा हुआ है, मोनेरा भी कई संघों में बटा हुआ है। तो हर जो जगत है वह संघों में विभाजित है। हम कह सकते हैं कि जो संघ है वह जंतु जगत के एक विभाजन का अगला क्रम है। यानी जंतु जगत, कोई भी जंतु जगत हो या कोई भी जगत, उस जगत का अगला विभाजन क्रम क्या है, संघ है। जैसे हम यहाँ पर जंतु जगत लेते हैं, तो जंतु जगत कई संघों में बटा हुआ है, जंतु है ना, जगत के बाद संघ में। अब यह जंतु जगत संघ
इस संघ में कई ऐसे बटे हुए हैं। इसको थोड़ा लंबा चलाएगा तो आप ऐसा करें, इसको ऊपर से ही लिख लें। संघ, इस पर ध्यान देंगे। आज हम लोग जो है जंतु संघ, यहां पर हम लोग इसको लेते हैं जंतु संघ में। संघ पोड़ीफेरा, संघ ट्रिसिनट्रेटा, संघ प्लेटीहेलमिन्थेज, संघ एनालिडा, संघ मोलास्का, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ कॉर्डेटा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे संघ बनते हैं, जैसे संघ पोड़ीफेरा हुआ, संघ सिलिंट्रेटा हुआ, संघ प्लेटीहेलमिन्थेज हुआ, संघ एनालिडा हुआ, संघ मोलास्का हुआ, संघ आर्थ्रोपोडा हुआ, संघ कॉर्डेटा हुआ। इनको पहचानना बड़ा ही आसान है। एक कॉमन कॉन्सेप्ट अगर आप रखते हैं तो उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे संघ पेरिफेरा के जंतु, ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वह सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड होते हैं कि यह जंतु या यह जीव किस संघ से या किस माने कह सकते हैं कि जगत से संबंधित है। तो संघ पोड़ीफेरा संबंधित जंतु जो भी होगा उसका शरीर जो होता है वह छिद्रदार होता है, यानी कह सकते हैं उसके छिद्र शरीर में जगह जगह पर छिद्र होते हैं और यह मुख्य रूप से समुद्री जीव होता है। और संघ पोड़ीफेरा का जो पहचान है कि शरीर कैसा होता है, छिद्रदार। तो इसकी पहचान हम क्या करेंगे, पहचान जो होगा शरीर छिद्रदार होगा। शरीर छिद्रदार और छिद्रदार होगा। और उन छिद्रों को, छिद्रदार में छिद्र को हम लोग दो भाग बांटते हैं। छिद्र बड़े जो होंगे, बड़ा छिद्र जो होता है बड़ा, उसको हम लोग ओस्काकुलम और छोटे छिद्र को हम लोग आस्टिया बोलते हैं। यानी इस जो संघ के जीव होंगे, इस संघ के जीवों में जो बड़े आकार वाले जो शरीर में छिद्रदार होंगे और बड़े आकार के जो जीव होंगे उसका जो माने जो बड़ा छिद्र वाला होगा, बड़े छिद्र को हम लोग ओस्काकुलम बोलेंगे और छोटा छिद्र को क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे। तो बहुत पहचान आसान है। अब बात क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए ओस्काकुलम को जो होता है, ओस्काकुलम की विशेषता यह होता है कि उसी छिद्र से वो अपना पोषण भी करता है। पोषण यानी अपना भोजन ग्रहण करना, तो पोषण भी करता है और उत्सर्जन भी क्रिया इसी से होता है। तो बहुत ही इसकी विशेष खूबसूरती है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि अपने छिद्र के द्वारा ही वो पोषण भी करता है और जो है उसे उत्सर्जन भी करता है। इस संघ के जीव के कुछ बारे में उदाहरण पूछता है कि कौन कौन सा जीव आते हैं, तो इसमें आते हैं कौन कौन, स्पॉन्जिला, हाइलेनेमा, यूकेलिप्टुला। आप इसको हम लिख देते हैं कुछ इसका उदाहरण। स्पंज, हाइलेनेमा, यूकेलिप्टेला,
तो एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि स्पंज जो जीव होते हैं वो किस संघ के हैं, तो पोड़ीफेरा के। हाइलेनेमा किस संघ के हैं, तो वो भी पोड़ीफेरा के। यूकेलेप्टेला तो पोड़ीफेरा के। चलिए आज इस संघ पे हम थोड़ा चर्चा किए थे, विस्तार से हम अगले बार जब क्लास लेंगे तो उसमें हम सभी संघ को बारी बारी से एकदम डिफाइन करके बताएंगे, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कन्फ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन आपके पास नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो आपके सामने कैसा भी एग्जाम्पल आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको जो है क्लियरफाई कर सकते हैं या उसको जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए संघ पोड़ीफेरा को हम इसकी विशेषता को जान गए थे कि सिंपल सा विशेषता क्या है कि इसका शरीर छिद्रदार होता है। बड़े आकार के जो छिद्र होते हैं उसको हम उसका कूलम बोलते हैं। छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और यह समुद्री होता है मुख्यतः, और इसका भोजन यानी पोषण और उत्सर्जन एक ही अंग से होता है। जैसे हम लोग भोजन और उत्सर्जन का अलग अलग अंग होता है, वैसा इसमें यानी अंगों का विभाजन अलग अलग नहीं होता है। अंग जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं इसका पाचन तंत्र अविकसित होता है, भोजन और पोषण जो होता है वो एक ही अंश होता है। तो आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो पे संघ सिलेंट्रेटा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, संघ एनालिडा, संघ मोलास्का, संघ आर्थ्रोपोडा और संघ कॉर्डेटा को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।